पिछला क्लास में आपको हम प्रारूप समिति पूरा पढ़ा दिए थे, एक बार हम उसको रिवाइज करा देते हैं। देखिए देखिए प्रारूप समिति ये कल पढ़ाए थे। प्रारूप समिति क्या था? संविधान बनकर तैयार हो गया और प्रारूप समिति का काम था प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है, जो लिखा हुआ है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ है और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। क्या सदस्य थे? 7, जिसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 7 सदस्य का नाम लिखा हुआ है, इसको आप रट जाइएगा। पहला का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है अल्लादी कृष्ण अय्यर, चौथा है के एम मुंशी, पांचवा है सैयद मोहम्मद शहादतुल्लाह, छठा है एन माधव राव और सातवां है टी कृष्णामाचारी। एन माधव राव बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए हैं। एन माधव राव बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए हैं, जबकि टी कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए हैं। डी.पी. खेतान, देखिए ये क्या हुआ था कि बी.एल. मित्तल का तबीयत खराब हो गया तो इस विधानसभा से हट गए, जबकि डी.पी. खेतान का निधन हो गया, जिस कारण से विधानसभा से हट गए। इसके जगह पर टी कृष्णामाचारी आए और इस 7 सदस्य का नाम आप रट जाइएगा। देखिए क्लास में आपको ये नोट्स दिया गया है, इस टाइप का नोट्स है जो आपको क्लास में दिया गया है। देखिए 12th का किताब, 11th का किताब, दृष्टि का क्विक बुक, एम लक्ष्मीकांत जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है उस सबसे डायरेक्ट डाटा छांट के इसमें दिया गया है। इस संभवतः इसमें 70% है, 30% इसमें ऐड नहीं है। इतना मोटा किताब को ये बना दिए हैं और नहीं मानिएगा आप, सारा क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो इसी से आ गया है। इसमें और ऐड करना है लगभग 50 पेज, उसके बाद पॉलिटी का पूरा फुल नोट हो जाएगा और इसी से पूरा आया है। और आज हम इसके सहारा से बताएंगे, क्यों? क्योंकि अधिकतर चीज आज याद करने वाला है और आपके व्हाट्सएप पे नोट भेजा गया है जो क्लास में है, हम भेज देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। आइए पहले इतना देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें दूसरा सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा थे अल्लादी कृष्ण अय्यर, चौथा थे के एम मुंशी, पांचवा थे सैयद मोहम्मद शहादतुल्लाह, छठा थे एन माधव राव, सातवां थे टी कृष्णामाचारी। देखिए एन माधव राव बी.एल. मित्तल का स्थान पर आया था। जब एग्जाम में एग्जाम को हार्ड करेगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा प्रारूप समिति में बी.एल. मित्तल का स्थान पर कौन आया? तो एन माधव राव। प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान का स्थान पर कौन आया? तो टी कृष्णामाचारी। और कल हम आपको बताए थे कि भारत का विभाजन हुआ, भारत 2 भाग में बट गया, पाकिस्तान और भारत। जब भारत 2 भाग में बट गया तो जिस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था उस क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा और उसको फिर से संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहल से इनका चुनाव पूना से करवाया गया, यानी कि इनको पूना से लाया गया और पूना के सदस्य थे एम.आर. जयशंकर। और राजेंद्र प्रसाद के कहने पर एम.आर. जयशंकर त्यागपत्र दिए और उसके बाद बंगाल से इनका क्या हुआ? बंगाल से तो थे तो चल गए पाकिस्तान में, तो इनका फिर से निर्वाचन कहां से हो गया? पूना से। किसके स्थान पर? एम.आर. जयशंकर के स्थान पर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान सभा का सदस्य भीमराव अम्बेडकर शुरुआती दौर में किससे बने थे? तो बंगाल से। फिर से उनका पुनर्निर्वाचन कहां से करवाया गया? पूना से। क्यों करवाया गया? क्योंकि जहां से चुनाव के आए थे उस क्षेत्र कहां चला गया? पाकिस्तान में। इसलिए पूना से एम.आर. जयशंकर को त्याग पत्र दिला के राजेंद्र प्रसाद के पहल से इनको फिर से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। इसके बाद संविधान प्रारूप समिति का काम था प्रारूप तैयार करना और ये प्रारूप तैयार करके अपना पहला प्रारूप 31 फरवरी 1948 को भारत को सौंप दिया। प्रारूप समिति अपना पहला प्रारूप 31 फरवरी 1948 को सौंप दिया और भारतीयों को 8 महीना का समय दिया इसमें देखने के लिए, जो दिक्कत बताने के लिए। और 8 महीना के बाद कुल मिलाकर आप सीधा याद रखिएगा, प्रारूप समिति अपना पहला प्रारूप कब दिया? 21 फरवरी 1948 को। और दूसरा प्रारूप कब दिया? 26 अक्टूबर 1948 को। उसके बाद प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा 3 वाचन किया। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये डायरेक्ट रटने वाला था, पीछे जो समझने वाला है उसको हम समझाते हुए चल रहे हैं। ये सब डायरेक्ट सीधा रटने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछ देगा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य ना था, और इसमें से 3 ऑप्शन देगा, वो नया जोड़ देगा, वो नहीं था। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इतना में मेरे समझ से किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। और आगे है आपका, देखिए पीछे बता चुके आपको संविधान लागू, पीछे बता चुके हैं संविधान लागू। देखिए संविधान बनकर तैयार, जो अपना भारत देश है
ध्यान से देखिएगा, इस सब में बहुत ऑब्जेक्टिव आता है और लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन एकदम दूर रखिए। देखिए संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया, और जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसी को कहते हैं अंगीकृत हुआ। कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, हम इतना जानते हैं कि संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर को ही लागू हो गया। जैसे नागरिकता संबंधी, नागरिकता, चुनाव, ये सब का प्रावधान 26 नवंबर को ही लागू हो गया। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 339, 392, 380, 379, 367, 366, 324 और 60, ये सब संविधान, ये सब अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। अर्थात अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949। अब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे, अगर पोस्ट एग्जाम हार्ड करेगा तो, यदि एग्जाम इजी वे में लेगा तो सीधा पूछेगा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। एग्जाम और हार्ड करेगा तो पूछेगा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949। आंशिक कहे का मतलब कुछ भाग लागू कर देना और कुछ भाग लागू ना करना, और पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से लागू कर देना। यानी संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और आंशिक रूप से लागू हुआ है कब? 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया उसी दिन को कहा जाता है संविधान का क्या हो गया? संविधान अंगीकृत हो गया। इसके बाद आपको और भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे संविधान सभा। देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? इसे क्लास में बता चुके हैं, 24 नवंबर 1949 को हुआ है। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को क्या माना गया है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इस सब पीछे हम बता चुके हैं। और बिहार से कितना सदस्य था? 36 सदस्य था। बिहार से कितना सदस्य भाग लिया था? 36 सदस्य। और एक हैदराबाद एरिया था, हैदराबाद, जहां से एक भी व्यक्ति संविधान सभा में नहीं था। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा एरिया है जहां संविधान में एक भी सदस्य नहीं था, तो उस एरिया का नाम क्या है? हैदराबाद। कोई दिक्कत? देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन एक इतिहासकार हुए, उनका कहना है कि संविधान एक दलीय प्रभुत्व का एक दलीय निकाय है। उनका कहना है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। ये बात संविधान सभा के लिए कहा गया। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। कहा कौन है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऐसा क्यों कहा है? देखिए ऐसा इसलिए कहा है कि पीछे बताए थे कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था 296 सीट पर, लेकिन इसमें से 208 सीट अकेले कौन जीत गया? कांग्रेस। एक दलीय कौन जीत, माने कि कौन जीत गया? कांग्रेस। मतलब सोचिए 296 सीट में 208 सीट कांग्रेस से जीत गया, मतलब लगभग सीट कांग्रेस जीत गया कि नहीं? तो एक दल हो गया कि नहीं? एक दल, माने कांग्रेस एक दल हुआ, और सारा चीज माने सारा मेंटेन उसमें का सारा देखभाल कौन करेगा? कांग्रेस। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन एक दलीय देश का एक दलीय निकाय किसको कहा है? संविधान सभा को। इसको सिंपल वे में याद रखिएगा। किसने एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा है संविधान सभा को? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन कहा है। और इसके बाद था लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, लॉर्ड विस्काउंट। इसके बाद आया लॉर्ड विस्काउंट। ये संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय। पीछे बताए हैं कि संविधान सभा में 80 मुस्लिम जीता है, 163 हिंदू जीता। अकेले 163 कौन जीता है? 296 में 163 हिंदू। इसलिए क्या कहा गया है? हिंदुओं का निकाय। किसने कहा है? तो लॉर्ड विस्काउंट। यहाँ से सीधा याद रखना है, किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा है? तो कौन कहा है इसको कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। अगर पूछेगा किसने हिंदुओं का निकाय कहा है, तो लॉर्ड विस्काउंट। इसको सिंपल वे में याद रखिएगा। और भी है। अब आगे है संविधान की विशेषता। देखिए संविधान की कुछ विशेषता है। संविधान का क्या विशेषता है अभी हम बताते हैं आपको। मिनट में रखा है संविधान का विशेषता। आइए संविधान का विशेषता क्या है? देखिए विश्व में सबसे पहला देश है, इसको एक बार देख लीजिए, सीधा सिंपल वे में याद रखिएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को।
कै गो सदस्य था? 7 गो। पहला कौन था? भीमराव अम्बेडकर, यही क्या थे? इसका अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपाल आयंगर, तीसरा अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर, चौथा के मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद शहादतुल्लाह, छठा एन माधवराव, किसके स्थान पर? वीर मित्तल कृष्णामाचारी, यूपी खेतान के स्थान पर। शुरू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी चला गया कहाँ? पाकिस्तान में, इसलिए इनका पूरा निर्वाचन पुणे से हुआ, एम आर जयशंकर को हटाकर, यानी कि एम आर जयशंकर के स्थान पर है। पहला प्रारूप 31 फरवरी को प्रकाशित किया गया और 8 महीना बाद फिर दूसरा प्रारूप 26 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया। और संविधान सभा का 3 वाचन हुआ है। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसके बाद संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को गया। उसी दिन संविधान का कुछ भाग लागू हो गया, 5, 6, 7, 8, 390, 391, 393, 60 ऐसे करके कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हुए। अर्थात संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हो गया? 26 नवंबर को, या पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 24 नवंबर 1949 को क्या हुआ? राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय गाना अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति माना गया। इसके बाद बिहार से कई संविधान सभा व्यक्ति था? 36 गो। कौन ऐसा जगह था जहां से एक भी नहीं था? तो हैदराबाद। किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो लॉर्ड विस्काउंट कहा है। और इतना हम आपको बता दिए हैं। अब आगे है संविधान की विशेषता। अब हम लोग विशेषता देखेंगे, लेकिन ये सब चीज हम आपको डायरेक्ट नोट से दिखा देते हैं, नोट से याद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि सब याद करने वाला है, पूरा हम आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। अब आगे समझने वाला कुछ नहीं है। आगे हम जितना बताएंगे समझने वाला कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट तौर पर रट जाना है। क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आने वाला है। और जैसे ये संविधान की विशेषता खत्म होगा, वैसे उसके बाद पूरा पॉलिटी समझने वाला है। चाहे संघ या राज्य क्षेत्र हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, जितना भी हो, इसके बाद पंचायती राज हो, संविधान संशोधन हो, सब समझने वाला है। लेकिन आज का जो टॉपिक है पूरा रखने वाला है, तो हम आपको नोट के सहारे पूरा आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। ये रहा नोट, आइए देखते हैं हम लोग संविधान की विशेषता। पहला बात कर रहा है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये हम आपको पहले दिन बता दिए हैं। संविधान की विशेषता में पहला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सीधा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। सीधा रटने वाला पॉइंट, कुछ नहीं समझना है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। दूसरा पॉइंट, भारत अपना संविधान बनाने के लिए 60 देश का संविधान पढ़ा है। पूछा जाएगा कि भारत अपना देश का संविधान बनाने के लिए कितना देश का संविधान पढ़ा है? 60 देश का संविधान पढ़ा है, यानी कि 60 देश के प्रावधान को अपना संविधान में मिलाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को उधारों का संविधान कुछ लोग कहता है। उधारों का संविधान कहने का मतलब कि आप दूसरा जगह से ले लेके लिख लिए, मतलब आपका संविधान क्या है? उधारों का संविधान है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इतना हम आपको बता दिए हैं कि मूल संविधान में कितना भाग था? 22 भाग। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद। और कै गो प्रस्तावना था? 1 प्रस्तावना था। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो मूल संविधान में कितना प्रस्तावना? 1। कितना भाग? 22। कितना अनुसूची? 8। कितना अनुच्छेद? 395। वर्तमान में कै गो प्रस्तावना है? इतना मूल संविधान का बात, मूल संविधान। अब वर्तमान में भी प्रस्तावना की संख्या 1। 22 भाग बढ़कर हो गया है 25। 22 भाग बढ़कर क्या हो गया है? 25। 8 अनुसूची बढ़कर हो गया है 12 और 395 हो गया। कोई बुक लिखता है 490 प्लस और कोई लिखता है 470 के आसपास, जो है सब सही है, 470 के आसपास। और बताइए, मूल संविधान में 1 प्रस्तावना, वर्तमान में कै गो? 1 प्रस्तावना। मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में कै गो? 25 भाग। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कै गो? 12 गो। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में कितना? 470 प्लस। इसके बाद आपका पॉइंट है, वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद के जगह पर 470 अनुच्छेद है, 22 भाग के जगह 25 भाग है, और इसके बाद 8 अनुसूची के जगह पर 12 अनुसूची, 8 अनुसूची की जगह पर 12 अनुसूची है। इसके बाद देखिए एक और चीज देखिएगा कि
22 भाग है, लेकिन अगर पूछेगा देखिए थोड़ा हम डीप जाते हैं, अगर पूछेगा संख्या में, वर्तमान में संख्या में कितना भाग है, तो वर्तमान में भी संख्या में 22 भाग है। पूछेगा वर्तमान में संख्या में कितना अनुसूची है, तो 8 अनुसूची है। वर्तमान में संख्या में कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। तो बढ़ा क्या, बढ़ा ये कि जैसे अनुच्छेद बढ़ाना है, जोड़ दिया कि 1 में जोड़ दिया 1 का क, मान लेते हैं अनुच्छेद बढ़ाना है तो 5 में जोड़ दिया 5 का क, ख, ग, तो बढ़ते चल गया ना, लेकिन संख्या 5 में है। तो इसलिए कहा गया है, अगर ऐसे पूछेगा, देखिए हम आपको 2 स्तर से समझा रहे हैं। सबसे पहला कि एग्जाम इजी वे में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा। डायरेक्ट क्या पूछेगा, वर्तमान में कितना है, तो 25। वर्तमान में कितना भाग है, 25। अगर ऐसे पूछेगा वर्तमान में भाग संख्या के आधार पर कितना है, तो 22 है। ठीक है, इसके अगला पॉइंट है ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। देखिए संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। संविधान 2 टाइप्स का, पहला लिखित और एक अलिखित। लिखित और लिखित कहने का मतलब जिस देश का संविधान कोई एक कॉपी में, बुक में लिख के रखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, लिखित संविधान। और जिस देश का लिखा हुआ नहीं है उसको क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। जिस देश का संविधान लिखा हुआ है उसको कहेंगे लिखित संविधान, और जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है उसको कहेंगे अलिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान क्या है, लिखा हुआ है। अमेरिका का संविधान क्या है, लिखा हुआ है। चीन का संविधान क्या है, लिखा हुआ है। तो इन सब के संविधान को क्या कहेंगे, लिखित संविधान। कनाडा का भी संविधान क्या है, लिखित संविधान है। कनाडा का भी संविधान क्या है, लिखित। लेकिन जिस देश का संविधान लिखा हुआ ना है उसको कहेंगे अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित। अब बात आता है कि अलिखित लागू कैसे है, बस मुंह पर है, लागू है। लेकिन भारत का संविधान क्या है, लिखित। भारत का संविधान क्या है, लिखित। इसके बाद अगला पॉइंट है अमेरिका ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे पहले लिखा गया। कौन देश का संविधान सबसे पहले लिखा गया है, अमेरिका। सबसे पहला संविधान कौन देश का लिखा गया है, अमेरिका। कब लिखा गया है, 1789। कब लिखा गया है, 1789। देखिए इस सब कुछ समझने वाला पॉइंट ना है, आप सीधा सीधी रट जाइएगा। बताइए संविधान के प्रकार के, तो 2 प्रकार के, लिखित और अलिखित। पहला जिस देश का संविधान लिखा हुआ है उसको कहेंगे लिखित, और जिस देश का संविधान नहीं लिखा उसको कहेंगे अलिखित। अलिखित का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन, लिखित का है भारत, अमेरिका, चीन और कनाडा। सबसे पहले किस देश का लिखा गया है, तो अमेरिका का। सबसे पहले किस देश का लिखा गया है, अमेरिका का। कब लिखा गया है, 1789। कब लिखा गया है, 1789। और अभी बताए विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी किसका है, सबसे बड़ा संविधान भी किसका है, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी किसका है, भारत का। और सबसे बड़ा तो भारत का है, लेकिन सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो मोनाको का है। कहाँ का है, मोनाको। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, मोनाको। लिखित संविधान कहाँ का, अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा। अलिखित कहाँ का है, तो ब्रिटेन। अलिखित कहाँ का है, ब्रिटेन। लिखित है भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का। अब विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का, मोनाको का। इसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। संविधान बनाने का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। सीधा पूछेगा भारत संविधान बनाने का विचार कहां से लिया है, तो इंग्लैंड से। भारत के संविधान का विचार कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। यानी कि ब्रिटेन, इसी को दूसरा भाषा में ब्रिटेन कह सकते हैं। नाम इंग्लैंड का इंग्लिश में नाम है ब्रिटेन। इसके बाद अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है, 7। अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है, 7 को अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है, 7 को संविधान अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया, इसका भी संविधान क्या है, लिखित। और इसके संविधान में कितना अनुच्छेद है, 128 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितना अनुच्छेद, 128। चीन में कितना, 138। चीन में कितना, 138। कनाडा में कितना, 147। कनाडा के संविधान में कितना अनुच्छेद, 147। और भारत में कितना, 470। 4 गुना से भी बेसी है। इस सब से मिलाइए 7 व कितना गुना होगा, कितना गुना है। तो सीधा याद रखिएगा कि बताइए अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद। चीन में कितना, 138। कनाडा में कितना, 147। ऑस्ट्रेलिया में कितना, 128। और भारत में कितना, 470 प्लस वर्तमान में, अब पहले कितना था, 395। इसके बाद है भारत
के संविधान का सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे अधिक प्रावधान कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रावधान कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद है 370 है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। देखिए 370 क्या है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। पहले आपको पता था कि आज से अगर पहले जाइएगा 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है, तो 2019 से पहले भारत की किसी भी राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर बस नहीं सकता था, जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं किन सकता था। लेकिन 2019 में रामनाथ कोविंद के समय, 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय इस अधिनियम को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया है? 5 अगस्त 2019 को अध्यादेश जारी करके इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त। तो पूछा जाए, देखो जम्मू कश्मीर को ना भारत में विशेष राज्य का दर्जा था, यानी 2019 से पहले, जैसे अभी क्या है, अभी हम चाहेंगे तो दिल्ली में जाकर जमीन किन सकते हैं, कलकत्ता में खरीद सकते हैं, मुंबई में खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय था कि आप भारत के हर कोना में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते, ये नियम था। इस नियम को रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे उस समय अधिनियम बनाकर 370 को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को हटा दिया गया है। इसके बाद है, अब है आगे कि कौन चीज कहां से लिया गया है। एक पेज हम कंप्लीट करा दिए, ये नोट ले लीजिएगा, कहीं से कोचिंग में आके ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। आइए इतना को याद करा देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, संविधान का विशेषता क्या है? विश्व का सबसे लंबा संविधान कहाँ का है? तो भारत का। विश्व का सबसे लंबा संविधान कहाँ का है? भारत का। एज ऑब्जेक्टिव में आएगा। दूसरा, भारत के संविधान बनने में कितना देश का संविधान पढ़ा गया है? 60 देश का संविधान पढ़ा गया है, इसलिए भारत के संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। मूल संविधान में कितना प्रस्तावना? एक प्रस्तावना। कितना भाग? 22 भाग। कितना अनुसूची? 8 अनुसूची। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में कितना प्रस्तावना? तो एक का एक भाग। कितना? 1 से 22 से कितना हो गया? 25। अनुसूची 8 से 12 अनुच्छेद 395 से 470 कितना हो गया? 470। लेकिन अगर पूछेगा संख्या में तो 10 का 10। आगे संविधान दो प्रकार का, लिखित और अलिखित। जिस देश का संविधान लिखा हुआ है उसको लिखित, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, कनाडा। भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 470 प्लस। अमेरिका में कितना अनुच्छेद है? 7। अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 7। उसके बाद सबसे पहला देश कौन है जो संविधान लिखा था? तो अमेरिका। कब लिखा था? 1789 में। चीन के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 138। कनाडा के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 147। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 128। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। लेकिन सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? मोनाको का। भारत। इसके बाद भारत में संविधान बनाने का विचार कि संविधान बनेगा, इसका विचार कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रावधान कहां से है? भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए, जम्मू कश्मीर को वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा है, तो नहीं, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। किसके समय में? तो रामनाथ कोविंद के समय में 2019 में 370 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया है? समाप्त। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का? भारत का। सबसे छोटा कहाँ का? मोनाको का। सबसे अधिक प्रावधान कहाँ से? भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935। ऑस्ट्रेलिया में कितना अनुच्छेद? 128। भारत में कितना? 470। अमेरिका में कितना? 7। कनाडा में कितना? 147। किस देश का संविधान लिखित है? तो ब्रिटेन का। किस देश का संविधान लिखित है? ब्रिटेन का। भारत के संविधान बनने में कितना देश के संविधान को पढ़ा गया है? 60। इसलिए क्या कहा जाता है? उधारों का संविधान। इतना में मेरे भाई किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका, संघ व्यवस्था, अध्यादेश, राज्यपाल, आपात उपबंध कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसको रख लीजिएगा। आगे एक एक लाइन समझाएंगे। न्यायपालिका क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, क्या है, राज्यपाल क्या है, चैप्टर है सब पे। इसके बाद है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से? मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। ये सब चैप्टर है जी, ये नहीं समझना कि खत्म कर रहे हैं, सब चैप्टर है। मौलिक अधिकार को चैप्टर है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को चैप्टर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, संविधान संशोधन, सब चैप्टर है। मौलिक अधिकार सब चैप्टर है। तो मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड।
आयरलैंड। सीधा देखिए में पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? अमेरिका से। भारत शासन अधिनियम से 250 उपबंध भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से कितना लिया गया है? 250। इसके बाद अब आइए देश वाइज बताते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। आइए ब्रिटेन देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है आपका संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। बोल के समझा रहे थे, लिखते नहीं। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवादी, एकल नागरिकता। देखिए आपको बताएंगे नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, सारा चीज है आगे। अभी खाली ये याद रखिए, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, चुनाव, ये सब कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके बाद अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार क्या है? तो जीवन जीने के लिए जो संविधान हमको अधिकार देता है उसको क्या कहते हैं? मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, कहीं जाने आने का अधिकार, ये सब क्या है? मूल अधिकार। इसके बाद है मूल अधिकार, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए एक और चीज याद रखिएगा, जैसे अगर हम भारत का नागरिक है तो हमारे लिए सर्वोच्च क्या होना चाहिए? संविधान। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति भारत में है तो क्या हमारा धर्म ग्रंथ हमको स्वतंत्रता दे रहा है? नहीं। क्या हमारा धर्म ग्रंथ हमको सभी प्रकार का अधिकार दे रहा है? नहीं। हमारा धर्म ग्रंथ केवल हमको अपना धर्म मानने का अधिकार दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। और उस धर्म को भी मानने का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान। अर्थात अगर आप भारत में जन्म लिए हैं तो कोई आपसे पूछे कि आपका सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, तो हमारे मुंह से, अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे मुंह से निकलना चाहिए संविधान, ना कि कुरान, ना कि बाइबल, ना कि महाभारत, ना कि रामायण, ना कि गीता। ये नहीं, हमारे लिए जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान। क्योंकि सारा अधिकार हमको कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। आइए इसके बाद आयरलैंड। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करेगा कहां से? आयरलैंड से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। फ्रांस से गणतात्मक व्यवस्था। इसके बाद है संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के। अब यहाँ समझना है, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के। संशोधन क्या होता समझाते हैं। संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार का, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान। देखिए जितना हम बता रहे हैं उसको एकदम रट जाना है, जो रटने वाला उसको रटिए जाना है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा करेगा, हर हाल में आएगा। कोई भी एग्जाम दे दो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब आना है, आता है तो आता है। इसलिए इस नोट का सहारा से सारा रट जाओ और आगे सारा आपको पढ़ाया जाएगा कि करके जो जो बताए हैं सब का चैप्टरे में पढ़ना है। आइए अब हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार। देखिए संशोधन क्या है? संविधान में सुधार करना क्या कहलाता है? संशोधन। संविधान में कुछ नया चीज जोड़ना क्या कहलाता है? संशोधन। संविधान में सुधार करना भी है तो संशोधन के जरिए, नया चीज जोड़ना भी है तो संशोधन के जरिए। मान लेते हैं कि शुरू में तो मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो अगर इस पर कोई गलत काम होता है तो इसके लिए एक्शन कौन लेगा? संविधान लेगा। इसको मान लेते हैं जोड़ना पड़ेगा, तो जो जोड़ाएगा उसी को क्या कहेंगे? संविधान संशोधन। पहले का कुछ भाग जो गलत साबित हो रहा है उसको क्या, पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। क्यों? मान लेते हैं कि मेरा जमीन है, हमारा जमीन से रोड जा रहा है और हम कहते हैं मेरा जमीन हम मौलिक अधिकार देवे नहीं करेंगे, और पहले ऐसा हुआ भी। इस कारण से संपत्ति को अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। सॉरी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो ये सब क्या है? संशोधन है। तो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार का, एक होता है कठोर और एक होता है लचीला। जिस देश में संविधान संशोधन करना बहुत आसान, बहुत भारी है, माने संविधान संशोधन करने के लिए लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? कठोर संविधान। जिस देश के संविधान में संशोधन करने के लिए लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उसको कहेंगे कठोर संविधान। और जिस देश के संविधान में संशोधन करने में आसानी हो, मतलब संविधान में संशोधन करना कठिन हो, क्या हो?
संशोधन करना कठिन हो, लंबा लंबा प्रक्रिया के जरिए हो, इसको हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान। और जहाँ संशोधन करना एकदम इजी हो, इजी वे में संविधान क्या हो जाए, आसानी से संशोधन हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? लचीला। लेकिन भारत का संविधान न कठोर है न लचीला है। पूछेगा भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान न कठोर है और न ही लचीला, यानी इसमें संशोधन भी आसानी से नहीं किया जा सकता है, और मतलब कि कठोर है, मतलब कि आसानी से नहीं किया जा सकता है और किया भी जा सकता है। मतलब कि कठोर ना कठोर माने ज्यादा हार्ड ना है और ना लचीला, ज्यादा आसान भी ना है। माने भारत के संविधान में संशोधन करना ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा भारी भी नहीं है। तो आपसे पूछेगा भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। इसके बाद है आपका ब्रिटेन, इसके बाद है कठोर लचीला। ऐसा देश, इसके बाद है मेरे भाई, हाँ, तो लिखा हुआ है कठोर संविधान, वैसा देश का संविधान जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो उसको कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर संविधान, अमेरिका का संविधान क्या है? कठोर। और उसके बाद है लचीला संविधान, वैसा देश का संविधान जिसमें संशोधन करना आसान हो लचीला कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला। ब्रिटेन का क्या है? लचीला। ब्रिटेन का क्या है? लचीला। भारत का क्या है? तो भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है, अर्थात भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है। भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला। आगे है नागरिकता। आगे क्या है? नागरिकता। देखिए नागरिकता जो चैप्टर है, नागरिकता भी क्या है? चैप्टर। नागरिकता दो प्रकार का होता है। नागरिकता के प्रकार का दो, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। नागरिकता दो प्रकार का, एकल नागरिकता और दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता क्या है? जिस देश में व्यक्ति को केवल देश की नागरिकता दी जाती है उसको कहते हैं एकल नागरिकता। केवल देश का नागरिकता मिलेगा, केवल कहाँ का नागरिकता? देश का, केवल देश का नागरिकता मिलेगा उसको क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। और जहां पर देश के साथ साथ राज्य का भी नागरिकता मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? दोहरी नागरिकता। जहां देश के साथ साथ राज्य का भी नागरिकता मिलेगा उसको क्या कहेंगे? दोहरी नागरिकता। जैसे हम भारत में हैं, भारत में हम बिहार से हैं, मान लीजिए भारत में हम कहाँ से है? बिहार से। फिर भी हम क्या कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? क्या हम कहेंगे कि बिहार के नागरिक है? नहीं। अगर बिहार के नागरिक बोले गलत है, हमको बोलना है क्या? हम कहाँ के नागरिक है? भारत के। और भारत देश एक के प्रकार का नागरिकता देता है, यानी कि केवल भारत के नागरिक हैं हम, इस प्रकार के नागरिकता को क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। ऐसा देश जहां पर केवल देश का नागरिकता दिया जाता है, राज्य का नहीं, उसको क्या कहते हैं? एकल नागरिकता। चाहे भारत का व्यक्ति हो, भारत में चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का, मुंबई का हो, किसी भी राज्य का हो, उसको केवल और केवल कहाँ का नागरिकता है? भारत का नागरिकता। यानी कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक। इस प्रकार की नागरिकता को क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। और ऐसा जगह जहां देश के साथ साथ जो जिस एरिया से आता है, जिस राज्य से आता है, उस राज्य का भी नागरिकता दिया जाए उसको क्या कहेंगे? दोहरी नागरिकता। केवल देश का नागरिकता एकल नागरिकता, देश के साथ राज्य का नागरिकता दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में देश का भी नागरिकता दिया जाता है और राज्य का भी नागरिकता दिया जाता है। ये पढ़ के सुनाते हैं। देखिए नागरिकता, नागरिकता दो प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता माने दोहरी नागरिकता। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल देश का नागरिक है, न कि राज्य का। यही बताए हैं, हम केवल भारत का नागरिक है, न कि बिहार का, यानी हम केवल देश का नागरिक है, राज्य का नहीं। दूसरा है एक नागरिकता दो प्रकार के, एकल और दोहरी। एकल नागरिकता संविधान का ऐसा प्रावधान जिसमें केवल देश का नागरिकता हो उसको एकल नागरिकता कहते हैं, और संविधान का ऐसा प्रावधान जिसमें देश एवं राज्य दोनों का नागरिकता हो उसको क्या कहेंगे? दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में क्या नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, आइए हम देखते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका कैसा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। आइए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए न्यायपालिका, जैसे नॉर्मली वे में समझिए, न्यायपालिका यानी कोर्ट। न्यायपालिका यानी कोर्ट। भारत में तीन प्रकार का कोर्ट पाया जाता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय,
न्यायालय कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय। देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि जज किसी को किसी भी प्रकार का सजा सुना सकता है, उसके लिए उसको कोई बात नहीं कर सकता। यानी जज को लगेगा कि ये गलत किया है, इसको 5 साल का फांसी मिलना चाहिए तो 5 साल का जेल मिलना चाहिए तो उसको 5 साल का जेल दे देगा। जज को लगेगा कि उसको 21 साल का जेल मिलना चाहिए तो 21 साल का जेल देगा। जज को लगेगा इसको उम्र कैद का सजा देना चाहिए तो उसको उम्र कैद का सजा दे सकता है। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई भारत के अंदर ऐसा अंग नहीं है जो जज को रोक दे। यानी जज क्या है? स्वतंत्र है। यानी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। इसके बाद है निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब किसी भी पक्ष में नहीं बोलेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मान लेते किसी का हत्या कर देता है तो उसको जितना सजा मिलेगा उतना ही दूसरा को भी सजा मिलेगा। जैसे एक राम है, एक श्याम है। राम किसी का हत्या कर दिया, श्याम भी किसी का हत्या कर दिया, जितना सजा इसको मिलेगा उतना ही सजा इसको मिलेगा। लेकिन एक केस में है कि यदि आपका उम्र 18 साल से कम है तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा, सजा की मात्रा को कम कर दिया जाएगा। लेकिन यही है स्वतंत्र और निष्पक्ष, मतलब सबको एक बराबर सजा और इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र। और देश में 3 प्रकार का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे मान लेते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट है, प्रोसेस यानी कि सबसे पहला प्रोसेस है कि मान लेते हैं कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन। देखिए एक और चीज है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है कि मान लेते हैं दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया, और जाके केस कर दिया थाना में। थाना से केस कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब जिला में जाएगा, और जिला में होगा इसका सुनवाई। और जिला दे दिया कि तुमको हम 2 साल का सजा देते हैं, और ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट नहीं है तो जाके कहाँ अपील कर सकता है? हाई कोर्ट। पहले प्रोसेस है कि आपको कहाँ जाना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उस सजा को दे देता है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट कहना तुमको 2 साल का सजा नहीं 21 साल का सजा देते हैं, इससे भी तुम संतुष्ट नहीं है तो तुम कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो मान है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, और कुछ सजा को उस संबंधित राज्य का राज्यपाल भी माफ कर सकता है। ये था कोर्ट। अब ये नहीं समझिएगा कि हो गया। अब चालू होगा मेन टॉपिक। अब है प्रस्तावना, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है। अब जितना टॉपिक है वो समझने वाला है। जो भी याद करने वाला टॉपिक था आपको हम करा दिए याद। अब आगे है राष्ट्रीय प्रतीक। आगे है राष्ट्रीय प्रतीक, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है? सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज। मतलब राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। और कैसा तिरंगा? क्षैतिज तिरंगा। प्रतीक में ये सबसे पहला प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का क्या है? तिरंगा। और कैसा तिरंगा? क्षैतिज तिरंगा। क्षैतिज तिरंगा। क्षैतिज तिरंगा कहे का मतलब देखिए, एक होता है क्षैतिज, एक होता है उदक। अगर कोई भी पार्ट ऐसे है तो क्या है? क्षैतिज, और कोई भी पार्ट ऐसे है तो क्या है? उदक। ये क्षैतिज है, ये उदक है। तो हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज है कैसे है? ऐसे है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भारत का ध्वज कैसा है? क्षैतिज तिरंगा। भारत का ध्वज कैसा है? क्षैतिज तिरंगा। और आपको पता है भारत के ध्वज में क्या रंग है? 3 रंग। क्या रंग है? 3 रंग। भारत के ध्वज में क्या रंग है? 3 रंग। सबसे ऊपर है केसरिया। ऊपर क्या है? केसरिया। और केसरिया क्या करता है? केसरिया साहस को दर्शाता है, देश की ताकत और साहस को। केसरिया दर्शाता है देश के ताकत और साहस को। कौन दर्शाता है? देश के ताकत और साहस को दर्शाता है केसरिया। बीच में है सफेद। बीच में क्या है? सफेद। सफेद शांति का प्रतीक है। सफेद क्या चीज का प्रतीक है? शांति का। सफेद क्या चीज का है? सत्य और शांति। सफेद क्या है? सत्य और शांति का प्रतीक है। और इसके नीचे सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है हरा। हरा उर्वरक का प्रतीक है। हरा उर्वरक का प्रतीक है। और ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है भारत के। और बीच में अशोक स्तंभ है। बीच में क्या है? अशोक स्तंभ। कहाँ का? यहाँ बीच में अशोक स्तंभ है। बीच में अशोक स्तंभ है। कहाँ का? अशोक स्तंभ
का चक्र है। अशोक स्तंभ का क्या है? चक्र, जिसमें कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली है। जिसमें कितना तिलिया है? 24 तिलिया। देखिए इसको सिंपली आप याद कर लीजिएगा। देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो 36 तिरंगा। देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? 36 तिरंगा। तिरंगा में कितने कलर है? 3। पहला है, सबसे ऊपर है केसरिया। केसरिया ताकत और साहस का प्रतीक है। केसरिया ताकत और साहस का प्रतीक है। इसके बाद है सफेद। सफेद सत और शांति का प्रतीक है। सफेद सत और शांति का प्रतीक है। और हरा उर्वरक का प्रतीक है। हरा क्या चीज का प्रतीक है? उर्वरक। और बीच के सफेद वाले भाग में अशोक स्तंभ का चक्र है। अशोक स्तंभ का चक्र है, जिसमें कितना तिल्ली है? 24। और झंडा के लंबाई चौड़ाई का अनुपात भारतीय ध्वज के भारतीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसको सिंपल वे में याद रखिएगा। इसके बाद है मेरे भाई अगला है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है, पीछे बढ़ा दिया है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह। दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ का सिंह। सारनाथ के अशोक स्तंभ का सिंह। अशोक स्तंभ का सिंह। अशोक स्तंभ का क्या है? सिंह। अशोक स्तंभ का सिंह, जिसमें 4 सिंह है। अशोक स्तंभ के सिंह में कितना सिंह है? 4 सिंह है। कितना सिंह है? 4, जो एक दूसरे के ओर पीठ करके बैठा हुआ है। और इसको कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950। देखिए आपको पर्व सुना देते हैं, आप नोट से पढ़ के याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला है आपका ध्वज। ध्वज क्या है? तिरंगा, 36 तिरंगा। और उसमें ऊपर का रंग केसरिया, नीचे का रंग हरा, बीच का रंग सफेद। केसरिया ताकत और साहस का प्रतीक है। सफेद का चीज का प्रतीक है? सत और शांति का। हरा उर्वरक का। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। और अशोक स्तंभ के चक्र में 24 तिल्ली है, जो सफेद में रखा गया है। और इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ है। मूल स्तंभ के शीर्ष में 4 सिंह है। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय सिंह क्या है? तो सारनाथ का अशोक के सिंह। उसमें कै गो सिंह है? 4 गो सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ करके उसका प्रतीक बनाया गया है। इसके बाद इसको कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसके बाद है राष्ट्रगान। पीछे पढ़ा दिए है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसकी रचना कौन किए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर किए हैं और बंगाली भाषा में किए हैं। और इसका हिंदी में अनुवाद भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को किया। देखिए यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के जन गण का रचना कौन किए? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब की मतलब कौन भाषा में किए हैं? बंगाली भाषा में। इसका हिंदी अनुवाद कौन करवाया है? भारत सरकार। कब करवाया है? 24 जनवरी 1950 को। और इसको अपनाया भी कब गया है? पीछे पढ़ा है। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और सबसे पहला बार 29 दिसंबर के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्र गान को गाने में 52 सेकेंड, शॉर्ट में गाने में, संक्षेप में गाने में 20 सेकेंड। इसके बाद राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ये भी हम बता चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसकी रचना कौन की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? 65 सेकंड। इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? 65 सेकंड। और इसको सबसे पहला बार 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। फाइकस बेंगालिसिस। और इसको क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और कमल का उम्र कितना साल होता है? 2 साल। और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसोफेरा। नीलम्बो न्यूसोफेरा। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और भारत में इसका बागवानी 4000 साल पहले किया गया था। भारत में सबसे पहले उत्पादन मालगोवा आम का हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। और इसके शरीर पर पीले रंग का
धब्बा होता है, काली पट्टी होता है। एशिया का बाघ। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पिवो क्रिस्टेटस। ये सब पॉइंट आपको याद करने वाले हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या क्या याद रखिएगा। सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ का सिंह। सारनाथ में जो 4 सिंह है वो क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद है राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ये सब पॉइंट आपको याद करने वाले थे। आप एक बार इस नोट के सहारे, ये जो नोट है आपके सामने, इसके सहारे आप एक बार पूरा याद कर लीजिएगा। इस नोट के सहारे यहाँ तक पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ तक इस सब पॉइंट याद करने वाला था जो हम एक के दिन में पूरा याद करवाने का प्रयास किए हैं। और ये याद कब होगा? मेरे याद करवाने से याद नहीं होगा। मेरा काम था एक बार बता देना, हम बता दिए। अब आपका काम है कि आपको याद करना है कि नहीं करना है। और आपको बता दें कि जितना आप पढ़ाए हैं उतना तक का टेस्ट है 14 फरवरी को। जितना पढ़ा दिए हैं उतना तक का टेस्ट है 14 फरवरी को। 50 नंबर का टेस्ट होगा, 30 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव। तो टेस्ट का तैयारी करें बढ़िया से। 14 फरवरी को टेस्ट है, मतलब है। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। और प्रस्तावना पढ़ते हुए हम लोग उसके बाद आ जाएंगे अनुच्छेद में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आइए कल की क्लास में आपका स्वागत है।